नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ मानसी हैं मुंबई स्टूडियो से और साथ ही अभिषेक सतप्रतम भी हैं नोएडा स्टूडियो से। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं, ये बाजार की चाल कैसी दिख रही है। तो बाजार में तेजी बढ़ती जा रही है। डे हाई के आसपास है निफ्टी 24,990 के ऊपर, 25,000 के बेहद करीब। निफ्टी बैंक में जोरदार तेजी है, 825 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है। तो बाजार काफी तेज नजर आ रहा है। लेकिन अगले डेढ़ घंटे तक हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं, सबसे पहले वो बता दें कि ऑन द शो आपको बता दूं कि क्या क्या होने वाला है। तो हम 2:05 पे आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ स्ट्रैटेजी। 2:10 के आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे ये बताएंगे। 2:40 के पर आपके लिए होगा ऑप्शंस के चैंपियन और साथ ही 3 बजे मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी आपके लिए होगा और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाजार जैसा मैं कह रहा था कि तेजी यहां पर काफी अच्छी बन रही है और तेजी बढ़ती ही जा रही है। लग रहा है कि आखिरी घंटे में क्लोजिंग ट्रेड्स में ये तेजी और बढ़ेगी। 25,000 के करीब निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में 835 अंकों से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सेक्टर की बात करें तो रियलिटी पिछले 2 सत्र में 6% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। आज रियलिटी इंडेक्स देखें तो करीब 5% की तेजी इस सेक्टर में दिख रही है। मेटल, इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पे जबरदस्त तेजी है। प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक जहां पर जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप में भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन पूरे ही बाजार में आज दबाव है। तो चुनिंदा फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों में दबाव है। अदरवाइज सारे ही सेक्टरल इंडेक्स और पूरे बाजार में आज रौनक दिख रही है। तो ये है बाजार का। लेकिन बजिंग स्टॉक्स जाने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मानसी के पास। मानसी, बताइए क्या आज के बजट्स क्या हैं? बिल्कुल विश्व मोहन, बजिंग स्टॉक्स से भी पहले बजिंग सेक्टर की बात होनी चाहिए और बजिंग सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर। क्या ज़बरदस्त मूव, क्या ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। और रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ ये सोने चांदी में आपके पर्टिकुलर कमोडिटीज प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें, अब तो चांदी लीड कर रही है सोने से। बिल्कुल, लगातार जिस तरह की तेजी दिख रही है, 17,000 रुपए दाम बढ़ चुके हैं अप्रैल से लेकर अब तक, बिल्कुल 2 महीने में। और उसका इक्विटी मार्केट में रिलेटेड काउंटर्स पर भी असर है जिसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आरबीआई की पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट की सौगात से बहुत अच्छे से एंजॉय करता हुआ मार्केट इस वक्त अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन, बैंक्स एनबीएफसी शाइन करते हुए, मेटल्स में अच्छी खासी चमक देखने को मिल रही है। बढ़िया मजबूती के बीच कामकाज लगातार आज के पूरे सत्र में जैसे ही 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान आता हुआ, अनुमान तो इनफैक्ट हमारे पास था, हम बता भी रहे थे कि एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट एंटिसिपेटेड था, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स की बात ईटीना स्वदेश आपके सामने कर रहा था। और जैसे ही 50 बेसिस पॉइंट्स का ऐलान हुआ उसके बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर्स थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट में बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करें, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़िया मजबूती के बीच कामकाज करते हुए, हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार रियल एस्टेट सेक्टर पर अपनी राय दे रहे थे। आज सुबह शरण लिनाने जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था, उस पर अपनी कॉल भी दी थी। और हमारी डीप डाइव रिसर्च सेगमेंट, जो हमारा खास सेगमेंट है, जो हमारा रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे रियल एस्टेट सेक्टर पर डीप डाइव रिसर्च कर लाए थे। प्रेस्टीज एस्टेट का जिक्र उन्होंने किया था। ये सब इस पॉलिसी से पहले रियल एस्टेट सेक्टर को हम टच बेस कर रहे थे। अब देखिए पॉलिसी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बढ़िया रफ्तार देखने को मिली है। यही नहीं, छोटे मझोली रियल एस्टेट कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ये रेट कट की सौगात जो है छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी काफी फायदेमंद होती हुई दिखेगी। होम कंज्यूमर, होम बायर्स के लिए काफी हद तक रेट कट जो है फायदेमंद साबित होता दिखेगा। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेवलपर्स के लिए भी तो फायदा होगा। तो ये अक्रॉस कह सकते 360 डिग्री पॉजिटिव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए साबित होता हुआ। इसके अलावा फार्मा क्षेत्र में आज गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। कल दिखी थी तेजी, लेकिन आज के सत्र में तमाम फार्मा कंपनियों में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। लॉरस लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्रैन्यूल्स, नेटको, इप्का लैबोरेटरीज, फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक का पूरा स्पेस है जहां से बिकवाली का दबाव। आज के सत्र में कंजम्पशन में आज गिरावट है, लेकिन इन 2 सेक्टर्स को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में अच्छा खासा एक्शन, बैंक्स और एनबीएफसीज में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। जहां बैंक्स एनबीएफसीज की बात हो रही है, इंडेक्सेस पर नजर डालते हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी पर एक बार फोकस करते हैं। 236 अंकों की तेजी निफ्टी में 24,985 के लेवल्स पर इस वक्त हम ट्रेड देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज में 56,585 के स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी 850 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। अभिषेक,
आज तो मार्केट एब्सोल्यूट चेयर कर रहा है। इनफैक्ट हम ये कह भी रहे थे कि दो हिस्सों में मार्केट को बांटना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी से पहले, क्रेडिट पॉलिसी के बाद। लेकिन जैसे ही पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई, वन साइड अप मूव आप देखिए बैंक निफ्टी की तरफ से। इनफैक्ट बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है। मानसी, बिल्कुल आज तो मतलब चारों तरफ हरियाली है। हम तो भूल ही गए कि नहीं पिछले पीछे कुछ नेगेटिव अभी थे बाजार के लिए। यही होता है, जब मूड बदलता है तो फिर ना चारों तरफ हरियाली दिखती है। और आज हम कह रहे थे कि नहीं, आधे % से कम पे ना काम बनेगा नहीं। और आरबीआई ने मतलब सुन ली, ठीक है, हमारी डिमांड, या फिर बाकी और भी कई सारे इंडस्ट्री लीडर ये डिमांड कर रहे थे कि आधे % का रेट कट आए। कई सारी चीजें थी। देखिए, आपकी लोन ग्रोथ सुस्त है, 12% के आसपास की लोन ग्रोथ रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इन्फ्लेशन आपकी कम है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी भी पिछले साल की अगर चौथी तिमाही से तुलना करें तो घटी है, और आगे प्रोजेक्शंस ये हैं कि थोड़े से घट सकते हैं। नोमुरा ने कहा है कि नहीं 6.2% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ FY26 की। तो ऐसे में जरूरत बन रही थी। बाकी जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते आपके पास मौका था कि नहीं, आप अपनी घरेलू इकोनॉमी को तो आप मजबूत रखिए, कंजम्पशन डिमांड को आप बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, और वही आरबीआई ने किया। तो इसी मास्टर स्ट्रोक की जरूरत थी, और वो आरबीआई की तरफ से आज आ गया है। बढ़िया संकेत है। और कैसे हम कह रहे थे कि नहीं, देखिए बाजार जो रेंज में फंसा है 1.5 महीने से, चलने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर यही आने वाला था। हम काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, और आज क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां से बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयर, मैं कहूँगा कैपिटल गुड्स, इंफ्रा को भी उसमें आप जोड़ लीजिए। और इसके अलावा गोल्ड लोन वाली जो कंपनीज हैं, उनमें यहाँ से और तेजी की उम्मीद आपको करके चलनी चाहिए। माहौल अच्छा है, टैरिफ वाला रिस्क है, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बाजार को चलना अपनी स्ट्रेंथ पर। एक जो तनाव था कि एफआईज कब आएंगे, शायद उनके मूड में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अगर ग्रोथ को मान लीजिए आप पुश करते हैं तो एफआईज फिर आएंगे ग्रोथ लेने। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि G20 देशों में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है इंडिया अभी भी। तो यहां से अगर मान लीजिए ग्रोथ बढ़ती है अगर, तो बल्ले बल्ले, मतलब एफआईज जाएंगे कहां, आना तो पड़ेगा ही उनको। तो ये मुझे लगता है कुछ दिनों की बात है। और ये कल छोटी सी 200 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सेलिंग आई है। आज संकेत मिल रहे हैं कि ये तब्दील हो जाएगा बाइंग में। काफी शॉर्ट्स हैं एफआईज, और देखिए उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है अभी। तो बाजार की चाल मुझे लगता नहीं कि यहीं पर रुकेगी। बाजार यहां से और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो गया है। और आज के सत्र में जो चीज मैं देख रहा हूं, कल तक हम जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, आज वो देखिए सपोर्ट में परिवर्तित हो गए हैं। एक दिन में एक बड़ा ट्रिगर आया और बाजार का माहौल किस तरह से बदल गया है। अब 24,800 पर आ गया है सपोर्ट लेवल निफ्टी का। और अगर हम निफ्टी बैंक के सपोर्ट लेवल की बात करें तो कल तक हम बात कर रहे थे कि 55,000 से 56,000 के रेंज है, लेकिन निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट है अब 56,000 ही। और निफ्टी बैंक अभी यही नहीं रुकेगा, यहां से 57,000 पर एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि हर्डल है। ऑलरेडी 850 पॉइंट की हम तेजी देख रहे हैं, छोटा सा हर्डल है। उसको अगर पार कर लिया, फिर से 1,000 पॉइंट और आप तैयार हो जाएंगे। 58,000 तक निफ्टी बैंक जाने की का दमखम रखता है, और वो साफ साफ दिख रहा है, कम से कम ऑप्शंस के डेटा सजेस्ट कर रहे हैं। 25,000 के आसपास निफ्टी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वहां रुक रहा है, और रुकने की वजह यह है कि वो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। अगर आप ऑप्शंस की चेन को देखेंगे तो पुट साइड पर और कॉल साइड पर दोनों में जो ओपन इंटरेस्ट है करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का है। तो वहां हो सकता थोड़ा समय बिताए, लेकिन बाजार में स्ट्रेंथ है, कोई इसमें दो राय नहीं है, और यहां से चलता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी के लिए जो अगले अब इमीडिएट जो टारगेट बनेंगे 25,000 के ऊपर, 25,500 और फिर 25,800। 800 मतलब जो मोटा मोटी रेंज की हम बात करें तो 24,800 से लेकर 25,800 की वो रेंज हो जाएगी। तो मोमेंटम बहुत ही शानदार है। और बैंकिंग और रेट सेंसिटिव कंजम्पशन स्टॉक्स यहां से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो गए हैं। और आरबीआई गवर्नर जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है ना, वो कमाल का किया है। रेट तो घटाया ही, अब सीआरआर जो कि आमतौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में ही उसको कट किया जाता है। मुझे याद है कि एक एसबीआई के चेयरमैन थे प्रदीप चौधरी, बहुत पहले वो बार बार कहते थे कि अगर आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो आप सीआरआर क्यों नहीं घटाते हैं। तो मुझे उनकी याद है सीआरआर जब घटा तो सीआरआर में 1% की कट, हालांकि ये चरणों में होगा, 4 बार में होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बूस्टर है। अकेले सीआरआर कट से सिस्टम में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। और आप देखें कि आरबीआई वैसे ही लिक्विडिटी को लेकर काफी सतर्क रहा है, तमाम चीजें करता रहा है।
एक चीज और हुई थी आरबीआई के फ्रंट पर पिछले दिनों, जो डिविडेंड का जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ था करीब 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का, बड़ा बूस्टर है। उससे होगा ये कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने में सरकार को मदद मिलेगी। तो अच्छी चीजें हैं इकोनॉमी के लिए। आरबीआई ने भी बूस्टर दिया है और बाजार उसी बूस्टर से आज तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। रुकेगा नहीं यहां पे अभी और चलेगा, छोटे मोटे झटके आएंगे, लेकिन यहां से एक डायरेक्शनल मूव आएगा जिसकी हम चर्चा कल तक कर रहे थे। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, जरा उनसे समझते हैं कि आपकी नजर बाजार में कहां पर होनी चाहिए और कौन से शेयरों में आपके लिए भी कमाई के मौके मिलेंगे। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। पॉलिसी के फ्रंट पर ये तो चौके छक्के लगा दिए बैक टू बैक ये आरबीआई गवर्नर साहब ने। विवेक जी, आप क्या उम्मीद करके चल रहे थे और अब आपका सेंस क्या है बाजार में, आप यहां से क्या लेवल्स देख रहे हैं? तो देखिए, पहले तो गुड आफ्टरनून सबको, पूरे पैनल को। कई दिन बाद मैं जुड़ा हूँ। तो देखिए, मैं इनफैक्ट बीच में जब मैं पिछली बार आया था तब मैं यही बोल रहा था कि मार्केट ओवरऑल, मुझे तो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है और लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न्स है। ऑफ कोर्स आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट्स तो मैंने नहीं उम्मीद की थी। मैं सोच रहा था कि करीबन 25 एक बेसिस पॉइंट होगा, तो ये एक सरप्राइज एक्शन है। और इसके कारण देखिए, मार्केट ने उसको ओवरऑल समझ लीजिए कि किस तोपों की सलामी आज दे ही दी है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, मैं रियल एस्टेट पे काफी बुलिश था और मुझे लगता है कि जो आज आरबीआई ने किया है, तो दो चार चीजें हैं अभिषेक का। एक तो आरबीआई का ये जो कट है 50 बेसिस पॉइंट का, सीआरआर कट है। इस साल नया टैक्स रिजीम आ गया है। रिसेंटली आरबीआई ने एक मेजर डिविडेंड दिया है सरकार को। तो ये सारा का सारा आप अगर साथ में जोड़ो तो आपको दिखेगा कि आगे चल के बहुत सारा फंड्स बाजार में अवेलेबल होगा। और मुझे लगता है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये आपको अगले कुछ महीनों में जरूर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आप अगर मुझे आज के दिन आरबीआई जो किया है, आरबीआई ने जो किया है, उस बेसिस पे आप अगर मुझे कोई भी अगर थीम या फिर सेक्टर पूछो तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ से। ऑफ कोर्स रियलिटी भी कंजम्पशन में आएगा एक हद तक, और काफी चीजें कंजम्पशन में आएगी, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो। देखिए क्या होता है कि जो भी मैं कमा रहा हूँ आज के दिन, और अगर मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, तो जो रोटी कपड़ा और मकान जो बोलते हैं ना, वो तो लोगों का लगभग हो चुका है, राइट। अब आगे चल के ऑफ कोर्स मकान फिर भी चलेगा क्योंकि ओनरशिप अभी भी लो है इंडिया में, इसके लिए रियल्टी सेक्टर चलेगा। लेकिन जो रोटी और कपड़ा है उस पर स्पेंडिंग कम होगा। और जो कंजम्पशन सेक्टर है, एंसिलरी एक्टिविटीज काफी, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे आप रियल एस्टेट ले लो, या फिर तरह तरह के कंजम्पशन बहुत है, ये सारे के सारे सेक्टर आगे चल के चलेंगे। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारा फंड्स अब बाजार में अवेलेबल रहेगा, लोगों के हाथ में रहेगा। ये सारा का सारा खर्चा होने वाला आगे चल के इन्वेस्टमेंट के रूप में बाजार में भी आएगा, तो बाजार के लिए भी पॉजिटिव है। तो लेवल्स अब देखिए, ये कि इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रीवियस हाई था करीबन 26,000 कुछ चिल्लर जो था, उसको तो आराम से हम लोग पार कर ही लेंगे। तो आपका भी बाजार को लेकर ये राजेश जी भी है हमारे साथ। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जाऊं, उससे पहले इंडेक्स पे आपका एक नजरिया चाहिए। क्या आरबीआई के इस ऐलान के बाद आपको लगता है बाजार अब अगले लेग की रैली यहां से शुरू कर सकता है, ये तेजी यहां से और भी एक्सटेंड हो सकती है? गुड आफ्टरनून। सो बैंक निफ्टी ने तो वो रैली ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। निफ्टी में थोड़ा कॉल राइटर का जो जोन है 25,000 से लेके 25,100, ये कॉल राइटर्स को यहाँ पे अब मार्केट निफ्टी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये कॉल राइटर का कंसंट्रेशन यहाँ से अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से ब्रॉड बेस बाइंग आई है और एक बूस्ट मिला है आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट में सेंटीमेंट का, तो हमें लगता है कि निफ्टी जैसे ही 25,100 के लेवल क्रॉस करेगी तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट इसका 25,400 से 25,500 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। हमें लगता है यस, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है एक नए अपमूव की। एक कंसोलिडेशन भी हमने मार्केट में देखा पिछले कुछ दिनों में, तो एक हेल्दी साइन है कि मार्केट ने एक रैली किया, उसके बाद हमने 8-10 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज में करते हुए देखा निफ्टी को। 24,500 से 25,000 की रेंज में कंसोलिडेशन हुआ और वापस हम 25,000 जो कि हायर बैंड था इस कंसोलिडेशन का, उसको
अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है 25,100 के बाद ये रैली यहाँ से अनादर 300-400 पॉइंट बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट बना है वो तो क्लियरली दिखाता है कि ये रैली को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि सारे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में जिस तरीके का मूवमेंट बना है पोस्ट आरबीआई पॉलिसी और न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे पहुंचा है, तो यहाँ पे हमें लगता है ये 57,000 की तरफ 57,000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे तो क्लियरली व्यू अभी बुलिश है। स्टॉप लॉस रखना होगा 56,200 के आसपास का और टारगेट होंगे 57,000 के। निफ्टी में 25,100 तक हमें लगता है थोड़ी रुकावट रहेगी, लेकिन ये ब्रेकआउट भी हमें लगता है बहुत जल्द आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम टारगेट 25,400 की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुल 25,400 तक के टारगेट से आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं निफ्टी में। हालांकि 25,100 के लेवल्स तक थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आने की संभावना जरूर नजर आती है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अपवर्ड टारगेट से इस वक्त नजर आते हुए इंडेक्स वाइज भी पोजीशन बाजार की काफी अच्छी है। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे इस वक्त सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा एफएमसीजी भले ही पीछे, लेकिन फिर भी खरीदारी का रुख जरूर अपना रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और अब सीधा हमारे एक्सपर्ट से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है वो जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। मजबूती के साथ एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एमएनएम और मारुति, ये 5 काउंटर्स हैं जो सबसे आगे खड़े हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी, बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होंगे? तो पहला स्टॉक रियल एस्टेट से और उसमें लोढ़ा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। और जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, अब हमें लगता है ये स्टॉक का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन के। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1570 की तरफ, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1505 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे रिलेटेड थीम से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है टीटागढ़ वैगन, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो टीटागढ़ वैगन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 990, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 930 के आसपास। चलिए, रियल एस्टेट सभी के फोकस रेडार पर है और हमारे क्लोजिंग ट्रेड्स में भी राजेश जी की तरफ से रियल एस्टेट स्टॉक और साथ ही रेलवे काउंटर्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। टीटागढ़ रेल पर भी फोकस कीजिएगा, वहां पर भी मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहा है, तेजी जारी रहेगी। मैक्रोटेक, लोढ़ा डेवलपर्स पर भी खरीदारी के मौके। लेकिन रियल एस्टेट जहां टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, इस वक्त फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के भी लगातार रेडार पर है। और एज अ सेक्टर ओनली इक्विटी मार्केट्स की ही बात करें या फिर अदर देन दैट न्यूज फ्लोज की बात करें, रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ना बिल्कुल लाजमी है आफ्टर द रेट कट अनाउंसमेंट। और इनफैक्ट विवेक, गुड आफ्टरनून। रियल एस्टेट की डिमांड तो बढ़ी हुई ही थी, अप साइकिल का ट्रेंड नजर भी आ रहा था। क्वार्टरली अपडेट्स के साथ सिलसिला शुरू हुआ। एक आध कंसर्न जरूर रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, इन्वेंट्री पाइल अप को लेकर अगर देखें तो, और वो तो हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये रेट कट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, डेवलपर्स के लिए, होम बायर्स के लिए ऑल इन ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर की चाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट पे ओवरऑल मुझे तो मैं तो ये व्यू दूंगा कि काफी बुलिश हूं मैं। और जो आज भी आप अगर होम ओनरशिप इंडिया में देखो, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मेरे पास, लेकिन कंपेयर टू ग्लोबल डेटा, इंडिया में अभी भी ओनरशिप रेट काफी कम है। और जैसे जैसे इंडियन फैमिली सिस्टम भी जैसे माइक्रो फैमिली के तरफ जा रहा है, लगता है कि आज के दिन जो भी से स्टूडेंट कॉलेज खत्म करके जॉब लगते ही तो ये दिखता है कि सबसे पहले एक खुद का मकान तो होना ही चाहिए। तो ये ट्रेंड अभी भी जारी रहेगा। और आगे चल के भी अभी देखिए काफी कंपनीज है जो टायर 1 टायर 2 को छोड़ के टायर 3 में भी फोकस करने लग गई है। और इनफैक्ट मैं काफी ट्रैवल करता हूँ, अभी भी कहीं रूरल एरियाज वगैरह में जाके आया हूँ। अब देखने को मिल रहा है कि जो टायर 3 सिटीज है, जहाँ पे खाली इंडिपेंडेंट मकान का सिस्टम था, वहां पे भी फ्लैट्स आने लग गए। और ये कंपनीज को, सारी कंपनीज को ध्यान है, और ये इसके लिए स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये। मतलब ठीक है, आज तो न्यूज बेसिस पे सारा इंडेक्स चढ़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप अगर स्ट्रक्चरली इसको देखो तो ये बहुत एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म स्टोरी भी है। और आपको यहाँ पे जो रीजनल प्लेयर्स है उन पे भी फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, मैक्रोटेक है या फिर गोदरेज, ओबेरॉय, डीएलएफ, ये सारे तो काफी बड़े नेशनल प्लेयर्स है।
लेकिन रीजनल पेयर्स को भी आपको नजर रखना चाहिए। इसमें एक स्टॉक है, ये बाई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप अगर इसको ट्रैक करो, 140 गया था, उसके बाद में 70 गया था करेक्शन में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और ये चेन्नई की कंपनी है। कंपनी का नाम श्रीराम प्रॉपर्टीज है। तो इसका आप अगर रिजल्ट देखते हो और जो प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, आज भी करीबन 41% टॉप से ये अभी भी नीचे चल रहा है, करीबन 100 के नीचे। तो ऐसी कंपनीज आप अगर फोकस करते हो जिसका मार्केट कैप हार्डली आई थिंक श्रीराम का करीबन रहेगा 1700 करोड़ और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो ऐसे हर स्टेट में, ये मैं श्रीराम की इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेन्नई में बैठा हूँ, तमिलनाडु की कंपनी है। आप अगर स्टेट वाइज देखो तो अच्छी अच्छी कंपनीज आपको काफी ऐसी मिल जाएगी। तो फोकस इधर भी रहना चाहिए जिनका मतलब ब्रांड वैल्यू है और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, तो ये बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसे डिस्क्लोजर है मेरे पोर्टफोलियो। श्रीराम प्रॉपर्टीज को लेकर व्यू और पूरे रियल एस्टेट पर अपना व्यू रखा विवेक जी ने, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। आप देखिए रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स में चले बहुत हैं। पिछले अगर आप 3 महीने की चाल देखें, डीएलएफ गिर के आ गया था 600 रुपए के आसपास, लेकिन वहां से क्या कमाल की रिकवरी डीएलएफ के शेयर में आई है, और जहां से गिरा लगभग वो लेवल तो अचीव कर ही लिया है डीएलएफ ने। 900 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 880 रुपए के आसपास का भाव हो गया, 6.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन एक और शेयर जो बेनिफिशियरी हो सकता है आरबीआई के रेट कट का, राजेश जी नमस्कार। एसबीआई कार्ड जरा चेक कीजिए। एसबीआई कार्ड में भी हम बढ़िया अप मूव देख रहे हैं और 52 वीक हाईस पर आके ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1000 रुपए का भाव ऑलमोस्ट इसका आज का हो गया 999, आज यहाँ ये पहुंच गया। एसबीआई कार्ड आपको लगता है कि और अभी तेजी दिखाएगा और इसमें ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे इमर्ज हुआ है और उसका ब्रेकआउट आज जिस तरीके की वीकली कैंडल यहाँ बन रही है, ये क्लियर एक ब्रेकआउट है और हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट को अब ये फर्दर यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रैली बनते हुए दिखेगी और नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली तो 1080 तक हमें लगता है आते हुए दिखेगा। तो कोई भी छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 960 रुपए का। 960 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप गिरावट में एसबीआई कार्ड में खरीदारी करें, इसमें आपके लिए पैसे बन जाएंगे। गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज भी फ्लेवर में हैं, इनके लिए भी कुछ अच्छे ऐलान हो सकते हैं, होने वाले हैं, नियम आ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम में बढ़िया तेजी है, मुथूट में भी आज हम बाइंग देख रहे हैं, करीब 7% के आसपास की तेजी है। गोल्ड फाइनेंस को लेकर विवेक जी व्यू आप दीजिए। अब ये ज्यादातर इनका साउथ में कारोबार है, उधर की ही कंपनीज भी हैं, आप शायद में बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इन कंपनीज का भविष्य, और इस सेगमेंट में अगर मान ली कोई निवेश अगर करने की सोच रहा है, क्या ये सही सोच होगी? देखिए, इनका सबसे बड़ा फायदा आज के दिन ये है कि गोल्ड लगातार ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके लिए इनके पास एनपीएस होने का मतलब बहुत बहुत मिनिमल सिचुएशन आती है, क्योंकि अगेंस्ट गोल्ड सारा का सारा लोन फाइनेंस रहता है। तो जो जिस वैल्यूएशंस पे आज चल रही है, दोनों मनप्पुरम है, मुथूट है, ये कंपनीज, मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे है। ये नहीं कि मैं आज के दिन ही इमीडिएटली इसको खरीदना चालू करूं। स्टॉक्स ऊपर है क्योंकि आज जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो हो सकता है कि आपको लेंडिंग रेट्स में भी थोड़ा बहुत कट आए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे। तो जो आज का रैली है, आज के रैली में आप इमीडिएटली अंदर कूद के खरीदो, ये सलाह नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ऑन डिप्स इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। और एक और चीज है, मैं देखिए इन कंपनी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक, क्योंकि जितनी भी बैंक्स है वो भी गोल्ड लोन में पूरा का पूरा उनका भी फोकस है। तो आई थिंक आप अगर इसके बदले बैंक्स लेते हो तो बेटर मतलब इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वो होगी। तो मुथूट और मनप्पुरम ऑन डिप्स ठीक है, इन वैल्यूएशंस पे नहीं। यहाँ से आप समझ लीजिएगा अगर 10% नीचे मिलता है तो अच्छा लगे, लेकिन आज इन दामों में तो मैं नहीं। ठीक है, मुथूट मणप्पुरम नीचे मिले तो ठीक है, इस भाव पर नहीं। बाजार की तेजी में आज हम ना चर्निंग भी देख रहे हैं। देखिए अभी तक क्या था कि जो स्पेस बजिंग थे
रेलवे, डिफेंस, पीएसयूज आज थोड़ी सी बैकसीट लेते हुए दिख रहे हैं। डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, रेलवे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है, राइट्स देख लीजिए, आरबीएनएल देख लीजिए, डिफेंस में आप गार्डन रीच देख लीजिए, ये सारे के सारे शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वजह साफ है कि लग रहा है कि अट्रैक्टिव में मौके कहीं और बन रहे हैं, तो फिर वहां पर निवेश किया जाए या फिर ट्रेड किया जाए। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या एक बार एग्जिट ले लेना सही रहेगा इन स्टॉक से? ये हम समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार को देखें तो 25,000 के ऊपर निफ्टी टिक गया है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तेजी धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन चलिए, वक्त हो चुका है अपने दो और मेहमानों को शामिल करने का। अमोल आठवले हमारे साथ है, तेजस शाह भी हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों से क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। अमोल, सबसे पहले आप बताइए, क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या हैं आज? गुड आफ्टरनून। बंधन बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 173 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 185 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 168 का। आई थिंक एक रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग हुआ है बंधन बैंक में। अगर हम देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आने वाले दिनों में इसमें जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरा मैं एनसीसी के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 238 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 255 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 230 का। एक कंसोलिडेशन काफी डीप हुआ था और रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। अभी भी मुझे लगता है एक आध दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, बट लार्जर टेक्सचर अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। दो टॉपिक आपकी तरफ से आ रही है। बंधन बैंक, आपको लग रहा है ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? 185 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल राय है अमोल जी की तरफ से। तेजस, आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज की जो मेरी पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंक निफ्टी में एक आज बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। बैंक निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 54,400 लोअर एंड पे और 56,100 ऑन दी अपर साइड। आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म्स करेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा टॉप पिक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। और ये स्टॉक अभी भी देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। आज 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉप लॉस लगाना है 789 का। पहला लक्ष्य रहेगा 835 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 860 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी रॉक सॉलिड चार्ट है। और ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 165 का और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। आज स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है क्रूशियल ट्रेंड लाइन पे और एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म की है ऑन अ डेली चार्ट। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। तो हमें लग रहा है कि करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है 152 का। पहला लक्ष्य रहेगा 163 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 168 का। और एसबीआई 860 तक भी जा सकता है और टाटा स्टील 163 से 168 के टारगेट का है। लेकिन एक और सेक्टर है एनबीएफसी, जहां पे अच्छी तेजी है। मानसी शो की शुरुआत में कह भी रही थी, ज़बरदस्त बज़ कर रहा है। और आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में भी उन्होंने कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों पोर्टफोलियो को लेकर जो चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि एमएफआईज के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए स्ट्रेस अभी भी है, लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी की चिंताएं कम हो रही हैं। और आज के सत्र में दोनों तेज है। बजाज फाइनेंस को देखिए, एसबीआई कार्ड्स को देखिए, काफ़ी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। राजेश जी, इन दोनों स्टॉक पर आपकी राय क्या है, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स पे? तो एसबीआई कार्ड पे तो बुलिश व्यू है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहेगी। 1050 1060 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस में भी देखें तो आज जिस तरीके से पूरा एनबीएफसी खेमा ही एक अच्छे मोमेंटम में आया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉक को अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास से ही स्टॉक ने एक अच्छा
आज एक मूव जनरेट किया है पोस्ट आरबीआई पॉलिसी। हमें लगता है जिस तरीके के अब स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, इमीडिएट हर्डल है 9,400 का, अगर वो सरपास होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो करीब 9,650 9,700 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस पे भी व्यू बुलिश है, जब तक ये स्टॉक 90 टू 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, माइनर डिप में खरीदारी की रणनीति 5% की तेजी इस वक्त तो नजर आ रही है 992 के स्तर पर। एसबीआई कार्ड मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर और एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जरूर चाहिए स्टॉक में। अगर डिप नजर आ जाए तो बिग शो का कैंडिडेट बनता हुआ अच्छी खासी मजबूती के बीच। इस बीच 25,000 के लेवल्स निफ्टी में 250 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी पर भी फोकस होना चाहिए, लगातार नए लेवल्स छूता हुआ बैंक निफ्टी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, सारे के सारे स्पेसेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। ईटी नाउ स्वदेश लगातार एक कोशिश करता है कि हर समय हर खबर के साथ साथ सही मायने में आपके लिए निवेश के रणनीति, निवेश के लेवल्स और निवेश के स्पेसेस, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन साथ साथ लंबी अवधि के लिए नजरिया क्या होना चाहिए इस पर भी फोकस। और डिफेंस क्षेत्र को नहीं भूलना चाहिए। डिफेंस क्षेत्र में लगातार अच्छा खासा एक्शन दिखा था। आज के सत्र में एक्शन डिप लिया, एक कह सकते हैं कि ब्रीदर इस स्पेस से डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में नजर आ रहा है। और जब अच्छी खासी मजबूती पिछले कई सेशन से चल रही थी, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स यही बता रहे थे कि गिरावट में मौका ढूंढे। आज वो गिरावट आई है, लेकिन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट आई है। खबरों ने तो अब भी तूल पकड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जो है नई डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्लान कर रही हैं, उनसे जुड़े कुछ अप्रूवल्स प्लान कर रही हैं, एक्टिवली प्रपोजल्स को कंसिडर कर रही है। और इसी के चलते डिफेंस क्षेत्र फोकस रेडार पर तो रहेगा ही। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त अगर आप देखेंगे HL, BDL, BL, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में एक डिप आज के सत्र में देखने को मिला है। हालांकि ये काफ़ी चल चुके हैं और ये 5% का डिप भी ना के बराबर ही कहना चाहिए, क्योंकि पिछले एक महीने के चार्ट्स देखेंगे तो GRSE का स्टॉक 80% चला है। लेकिन क्या राय होगी, क्या एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है डिफेंस शिप बिल्डिंग, क्योंकि आज सारा का सारा फोकस बैंक्स, फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट पर है? देखिए मानसी, एक रोटेशन वाइज कोई ना कोई सेक्टर चलते रहता है और थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन डिफेंस भी जब करेक्शन आया था, इनफैक्ट मुझे ध्यान है जब डिफेंस नए नए फंड्स लॉन्च हो रहे थे तब मैं बहुत ही कॉशियस था इस सेक्टर पे, और ईटी नाउ स्वदेश पे कई बार कहा था कि आप अगर डिफेंस और रेलवेज में हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद में स्टॉक्स में करेक्शन आया और वहां पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। अब ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स समझ लीजिए कि लगभग रिकवरी आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अगेन ये शॉर्ट टर्म बेट नहीं होगा, क्योंकि जो जो स्टोरी प्ले आउट हो रही है, और लकीली आज समझ लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया का जो भी तनाव हुआ था वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके कारण कई कंपनीज को और इंडियन डिफेंस पे दुनिया का भरोसा इनफैक्ट और बढ़ा है। तो इसके लिए इन कंपनीज पे आगे चल के मतलब बहुत ही ज्यादा फोकस रहने वाला है, और ऑर्डर्स इनफ्लो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। इनफैक्ट शायद आज या कल BEL को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है ताइवान से। तो ज्यादातर ये कंट्रीज जो है जो चाइना से ले रहे थे, चाइना का तो वो मतलब फेलियर हो गया और फोकस इंडिया पे आपको शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो BEL टाइप कंपनी है, HAL है, जो जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है पीक से, ये कंपनीज पे आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। और मैं तो लॉन्गर टर्म मतलब लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए कि 3 साल एटलीस्ट आप अगर दोगे तो यहाँ पे आप कमा के निकलोगे। और एक और सलाह ये होगी इन्वेस्टर्स को कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पे लेने के बजाय जो फंड्स लॉन्च हुए थे, काफी डिफेंस इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है और डिफेंस ऑल नॉर्मल फंड्स भी अवेलेबल है, उनमें आप अगर निवेश करते हो तो आपको पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर इन कंपनीज के भाव 4-4 डिजिट में है और आप थोड़ा बहुत पैसा लेके सब स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो सेक्टर को आप अगर प्ले करना है तो जो डिफेंस इंडेक्स फंड्स है उसमें आप निवेश करिए। आई थिंक वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। विवेक, आई सेकंड द थॉट। और बाजार में एक रणनीति, एक थ्योरी, एक अप्रोच ये भी रखना चाहिए कि जब आप एंट्री करें वहां से लेवल्स को समझने की कोशिश और वहां से ही लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए डिफेंस क्षेत्र चल काफ़ी गया है, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच
पूरी संभावना है कि और ज़्यादा चलेगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन चलिए ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको बताते हैं। एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड आफ्टरनून ओशो, बताएं कौन सा ऑप्शन का स्टॉक लेकर आए हैं आज आप? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आज के लिए जो कॉल ऑप्शन बाय करने का रिकमेंडेशन है वो है टाइटन पे। टाइटन का 3600 का कॉल खरीदने की राय है। करंट लेवल्स पे 53-54 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय करें। काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए दिखाई दिए हैं एंड टेक्निकली भी अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है काउंटर। सो आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 30 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो मैक्सिमम रिस्क का एक्सपोजर है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास का है एंड अगर टारगेट्स आते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9500 के पास के हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ओशो, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टाइटन में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी है और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं ना वहाँ पर भी मूव आएगा, क्योंकि अगर आपकी सेविंग होती है अगर ईएमआई बचने से तो फिर कहाँ जाएगा, फिर इन्हीं स्पेसिस में जाएगा। 3600 वाली कॉल खरीदी, हालांकि अगर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है तो 3600 की कॉल खरीदिए 55 रुपए के भाव पर और लक्ष्य 110 का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 30 रुपए का। ओशो जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार थोड़ा समय व्यतीत कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो 25,000 के आसपास निफ्टी है और निफ्टी बैंक 56,600 के आसपास निफ्टी बैंक है। यहाँ पर आके थोड़ा थमते हुए दिख रहे हैं और कुछ शेयर्स आज हैं जहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ करीब 1% नीचे है, बीएल में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है, टाटा स्टील, सन फार्मा कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आधे परसेंट के आसपास, 0.25% के आसपास की नरमी दिख रही है। रिलायंस ने कल बाजार को अच्छा स्ट्रेंथ दिया था, लेकिन रिलायंस आज शांत है, मतलब हल्की सी नरमी के साथ ही रिलायंस में कारोबार हो रही है। रिलायंस पर एक व्यू चाहिए तेजस जी। रिलायंस 1400 साढ़े 1400 के बीच में है ये। क्या आपको लगता है कि एक अच्छी तेजी के लिए रिलायंस का शेयर भी तैयार है? किसी के पास अगर हो तो रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी? डेफिनेटली रिलायंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है एक रॉक सॉलिड है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे दिया है ऑलरेडी। हमने इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1120 और उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 1460 का। उसके बाद पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। डीप प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है बट साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है जो तकनीकी रूप में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है। तो एक बार 1460-62 का लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और इसका जो 1550 से लेके 1600 तक के भी लेवल आ सकते हैं अगर किसी का 2-3 महीने का नजरिया है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे ये स्टॉक में। और पोजिशनली जब तक ये स्टॉक 1395 के ऊपर चल रहा है मुझे लग रहा है बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और 1460 के ऊपर स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा जो स्टॉक को 1525 से लेके 1550 तक लेके जा सकता है। 1525 से 1550 तक जा सकता है रिलायंस का शेयर। 1440 रुपए के आसपास है। राजेश जी आज तो मतलब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स का ही जलवा है और जो शेयर पिछले दिनों चल रहे थे जिसमें कि एग्रोकेमिकल वाले, फर्टिलाइजर वाले या फिर मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर हैं वहां पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। कहीं आपकी नजर गई है जहां पर लग रहा हो कि नहीं थोड़े से भाव नरम पड़े हैं और वहां पर मौका बन सकता है किसी को अगर पोजिशनल बेट लेना हो यहां से? तो आई थिंक कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स में जो स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हालांकि आज साइडवेज बिहेवियर है तो कैंप्स हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें लगता है एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। वहीं हम देखें कि स्टॉक जो कि एक स्विगी है जहाँ पे
भी देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। तो स्विगी को भी हमने अपने फोकस में रखा है। एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे बॉटमिंग आउट होने के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी बनी, पूरे हफ्ते में अगर देखें तो करीब 11% के आसपास तेजी बनी, लेकिन एक बड़े करेक्शन के बाद अभी ये जो पुल बैक आया ये अभी भी हमें लगता है कि एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक 400 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिख सकता है। तो स्विगी पे भी फोकस में रखा जा सकता है। बाकी अगर हम देखें तो दूसरे स्टॉक्स में देखें तो सीडीएसएल को यहाँ पे नजर में रखना चाहिए। ये स्टॉक भी एक अच्छा करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है आज के सेशन में। तो सीडीएसएल अगर करीब 1725-1700 के आसपास मिलता है तो वो स्टॉक भी वहाँ पे एक अट्रैक्टिव लेवल होगा वापस री इंटर करने के लिए। तो ये इस स्टॉक पे भी हमारा फोकस है अभी बाय करने के लिए। ठीक है, तो जहां पर मौके आपको मिल रहे हैं मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, सीडीएसएल में नरमी आपको आज देखने को मिलेगी। कैम्स का शेयर थोड़ा सा नरम है, थोड़े से बैकसीट आज लिए हैं। बहुत ही तूफानी रफ्तार से ये शेयर सीडीएसएल का चला था। 1200 साढ़े 1200 रुपए का भाव था, वहां से एक तरफा मूव करीब 35 से 40% का आया था और आज थोड़ी सी नरमी आ रही है। बाकी शेयर भी आप देखेंगे थोड़े शांत पड़े क्योंकि पैसा कहीं और जा रहा है, पैसा सीमित है, लोग कुछ और खरीदारी कर रहे हैं उससे। ठीक है, चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ बड़ी खबरों का और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और अब वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश का, एसएमई आईपीओ से सावधान। चलिए, लेकिन आपको बता दें कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एसएमई आईपीओ में जो भी दिक्कतें हो रही है वो हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं। एसएमई आईपीओ में हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं। हमारा मकसद आपको उन एसएमई आईपीओ से सावधान करने हैं जिसमें आपके पैसे ना डूबे जाए। शरद दुबे आज फिर से कई एसएमई आईपीओ पर स्पेशल रिसर्च लेकर हाजिर है। शरद, बताएं। 3 एसएमई आईपीओ जो हैं खुल रहे हैं अगले हफ्ते और इन आईपीओज़ में इंपॉर्टेंट क्या कंसर्न्स हैं या व्यूज़ हैं वो हम लेके आते हैं आरएचपी के एनालिसिस करके। सबसे पहले एसएमई आईपीओ मंडे को खुल रहा है। सैचीरोम जून 9 को इनके मर्चेंट बैंकर्स हैं जीवाईआर एडवाइजर्स। यहाँ पे इनके कंपनीज़ की अगर लार्ज पीएस की बात करें तो एसएच केलकर और प्रीवी स्पेशलिटी है जिनके फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी जो है ज़्यादा बेहतर है इस कंपनी से। आईपीओ जो है एक्सपेक्टेड है कि इंडस्ट्री टेलविंड आ रहा है तो शायद इस आईपीओ जो इस सेगमेंट में आ रहा है फ्लेवर फ्रेग्रेंस सेगमेंट का। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है यानी कि बड़े प्लेयर्स के बीच कंसोलिडेशन भी होता है। और इंटरेस्टिंगली जो आंकड़े हैं पैट मार्जिन देखें तो ऑल ऑफ अ सडन डबल हो चुके हैं 2 साल में। तो इस पर भी ऑफकोर्स जो है नज़र रहने वाली है कंपनी, बट लार्जली हाई मार्जिन प्रोफाइल वाली भी कंपनी है और इंडस्ट्री में यहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है। वही जैनिक पावर केबल्स की बात करें, ये आईपीओ खुल रहा है ट्यूसडे को जून 10। इनके मर्चेंट बैंकर्स है फास्ट ट्रैक फिनसेक और यहाँ पे कंसर्न ज़्यादा हैं। बात करें तो बोनस इक्विटी इशू दिया गया था 68:5 के रेशियो में लास्ट ईयर। और इम्पॉर्टेंटली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत देखने मिलती है इस इंडस्ट्री में। कंपनी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आया है। उन मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी। रॉड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ 60% ही है अभी, मतलब टोटल फैक्ट्री यूटिलाइजेशन की बात करें तो। और इन्वेंट्री लेवल्स ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर है, 60% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ये आंकड़ा 22 करोड़ रुपए का आ गया है। कैश फ्लोज की बात करें तो नेगेटिव है पिछले 3 साल में। और मार्जिन इंडस्ट्री बात करें तो ये एक बहुत लोअर साइड में है, माने इंडस्ट्री भी लो मार्जिन पे काम करती है और कंपनी भी, माने सिंगल डिजिट मार्जिन है प्रोफाइल। तीसरा कंपनी है मोनोलिथिक इंडिया, आईपीओ खुल रहा है 12 जून यानी कि थर्सडे। इनके मर्चेंट बैंकर है हेम सिक्योरिटीज़ और कंपनी के कुछ कंसर्न्स है खासकर की प्राइसिंग वॉलेटिलिटी लेके जो इस पूरी इंडस्ट्री में देखी है। कंपनी जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं एक प्रॉक्सी है स्टील इंडस्ट्री का और हम देख रहे हैं कि भारत के स्टील इंडस्ट्री में अभी चाइना ने जो है जिस तरह डिमांड सप्लाई को इम्पैक्ट किया है उसके कारण ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। चाइना ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स जो है वो सस्ते आ रहे हैं स्टील इंडस्ट्री में। ग्रुप कंपनी भी देखा जाए तो एक सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। डिले किया है कंपनी अपने जीएसटी और पीएफ फाइलिंग्स में और एनालिसिस के हिसाब से आरएचपी में इनके पीयर है
राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर, जिनके फाइनेंशियल जो है इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये अहम 3 SME IPOs हैं जिनके कंसर्न्स और व्यूज़ मैंने आपके सामने रखे। तो इन SME IPO को लेकर क्या चिंताएं हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव है, वो शरण ने आपके सामने रखा। अब हमारे साथ शरण लीलाने हैं, मार्केट एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी। सबसे पहले मैं सैची रोम के बारे में बात करूंगा। इस कंपनी से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही है क्या? तो ओवरऑल साची रोम ठीक ठाक कंपनी है। पैट काफी ग्रो हो गया है। एक रेड फ्लैग है कि 5 करोड़ का पैट 15 करोड़ हो गया 2 साल में। और आप देखें करीबन 24% रेवेन्यू ट्रेडिंग से आता है, ना ही के मैन्युफैक्चरिंग से। और आप देखें एक और चीज रेड फ्लैग दिख रही है, 60% ऑफ रेवेन्यूज खाली 10 टॉप 10 कस्टमर से आता है। अगर पिछले 3 साल में आप देखें ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट काफी गिरते हुए जा रहा है, 10% से 7% ऑफ रेवेन्यू हो गया है। और पहले बात जो करंट कैपेसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की, अभी तक 75% यूटिलाइज है, ना ही कि 100%। तो आपने 100% यूटिलाइजेशन रीच ही नहीं किया, उसके पहले ही आप इतना एक बड़ा केपेक्स कर रहे हैं 56 करोड़ का एक नए प्लांट के लिए। तो ये भी मुझे नहीं समझ आया। पर ओवरऑल बिजनेस डिसेंट है, वैल्यूएशन डिसेंट है। मगर आप पीयर से जब कंपेयर करते हैं, एसएच खेल का 1700 करोड़ रेवेन्यू, ओरिएंटल एरोमेटिक्स 650 करोड़ रेवेन्यू, उसके सामने काफी सी छोटी कंपनी है, बट डिसेंट लाइन ऑफ बिजनेस में है। तो डेफिनेटली जब आईपीओ खोलेगा उसके बाद हम लोग एक बार वेट एंड वॉच करेंगे। और सेकंड अगर आप बात करें जेनेक पावर, वेरी कमोडिटाइज बिजनेस, एल्यूमिनियम वायर रॉड बनाती है, कोई स्पेशल बिजनेस नहीं है, कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है। एक बड़ा रेड फ्लैग रहा है, उनके रेवेन्यू 5 गुना हो गए पिछले 2 साल में। मगर वही टाइम पे अगर आप एसेट देखो खाली दुगना हुआ है, तो ये काफी मुझे रेड फ्लैग लगा। तो मैंने ज्यादा रिसर्च किया, तब पता चला 85% तो रेवेन्यू ट्रेडिंग से आता है, ना ही के मैन्युफैक्चरिंग से। तो बेसिकली और FY25 में देखें तो आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव भी हो गया डिस्पाइट पैट दिखाने के लिए। और रिसीवेबल भी आप देखें 10x बढ़ गया 30 करोड़, वो काफी अलार्मिंग है, काफी फास्ट बढ़ गया। कस्टमर का भी रिस्क काफी हाई है, 52% रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से आता है। वापस ये भी कंपनी का वही इशू है, वर्किंग कैपिटल इशू। आईपीओ प्रोसीड्स काफी हद तक वर्किंग कैपिटल पे जा रहे हैं। और आप हिंद एल्यूमिनियम इनके पीयर देखे 13x पे ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, मगर कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, कोई मोट नहीं है। तो ये तो जेनेक पावर विल बी अ क्लियर अवॉइड। और लास्ट कंपनी की बात करें, मोनोलिथिक, बेसिकली ईपीसी प्लेयर है, काफी ऑलरेडी इनसे बहुत ही बड़े ईपीसी प्लेयर लिस्टेड है और रेवेन्यू वाइज भी काफी बड़े हैं। तो और इनमें मैंने एक बड़ा रेड फ्लैग देखा है, इनका मार्जिन काफी हद तक डबल हो गया है। जब आप इनके पीयर्स के देखें, इनसे करीबन 10 गुना बड़े इनके पीयर्स के मार्जिन 6-7% है, ये कंपनी का मार्जिन 15% है। तो ये एकदम अनसस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली ईपीसी बिजनेस में। सेकेंडली आप रिसीवेबल देखें काफी बढ़ गया है, 72 डेज हो गए, इन्वेंट्री बढ़ गया है, वर्किंग कैपिटल 100 डेज हो गए। तो एक ईपीसी बिजनेस के लिए 100 डेज वर्किंग कैपिटल काफी हाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल शरण, एसएमई आईपीओ से सावधान। ये मुहिम तो काफी जबरदस्त चल रही है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में भी आपके बताए स्टॉक्स दमदार एक्शन दिखा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनएमडीसी और जिंदाल स्टेनलेस, ये सारे स्टॉक्स हम वॉच आउट भी कर रहे हैं और लगातार इन पर आपसे टेक भी लेते रहेंगे जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अशोक चंद्रा पीएनबी के मैनेजमेंट से हमारे सहयोगी अंकुर बात कर रहे हैं। आइए सीधा वहीं चलते हैं। टू सम एक्सटेंट सीआरआर कट में कट करके हमें एक बोनांजा दिया है हमें, और बैंक सारे बैंक मैं पीएनबी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आरबीआई को धन्यवाद देता हूं दैट उन्होंने एक सीआरआर कट करके हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि उसको हम डिप्लॉय करके आई थिंक हम कुछ अर्निंग करेंगे। जो हमारे इंटरेस्ट एंड एडवांसेस पे जो इम्पैक्ट आने वाला था उसको टू ए ग्रेट एक्सटेंट हम उसको सप्लीमेंट कर पाएंगे। बट आई थिंक ग्रोथ के लिए और क्रेडिट ग्रोथ के लिए स्पेशली आई थिंक बहुत बड़ा मोमेंट ये अदा करेगा। पीएनबी पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है कि कितना जो अमाउंट है वो फ्री हो जाएगा? एक तो वो बात कर लेते हैं। दूसरा, ये जो सिनेरियो है, जिस तरीके से रेट कट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि 50 बेसिस पॉइंट कर दिया, अभी ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, आगे होगा तो देखेंगे क्योंकि स्टांस अभी न्यूट्रल है। तो इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक तो सीआरआर कट जो हुआ उसका रफली एस्टिमेट हमने किया तो करीब 3,800 करोड़ हमारी जो डिपॉजिट्स है वो रिलीज हो जाएगी और उसको हम कहीं डिप्लॉय करके भी हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। और जो सीआरआर कट हुआ है, आप अगर पिछला 5 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट 2 बार हुआ और आज 50 बेसिस पॉइंट हुआ है। तो मैसेज तो बहुत क्लियर है कि बैंकों के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या रैम सेक्टर के लोग हों, कि आप आगे आइए और जो भी आपको निवेश करना है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, आप आगे आइए और उन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाइए। बैंक्स की तरफ से हम लोग सब रेडी हैं उनको बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में अच्छी क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में देखने को मिलेगी। आप बात कर रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी की। मैं 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं 4 से 5 साल तक की बात। बैंक का क्या विजन है? देखिए, हम 5 साल के लिए हमने बोर्ड स्ट्रेटेजी मीट अभी की 16 और 17 ऑफ मई, और 2 दिन हमने बहुत डिलिब्रेट किया सारे एस्पेक्ट पे, बैंक के हर एक रेशियोज पे हमने डिलिब्रेट किया। और हमारा प्लान है कि एवरेज ग्रोथ हम 13 से 14% का सिस्टम में देंगे। हम ये चाहते हैं कि जब विकसित भारत की परिकल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है और गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर ट्रस्ट है 2047 तक, पीएनबी इसमें बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। हम कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक में से हैं और पीएनबी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये सारी ग्रोथ जो होने वाली है, ग्रोथ स्टोरी जो है, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहां तक सारे रेशियोज की बात है, आई थिंक जब 13 से 14% का हमारा ग्रोथ है, तो जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आज के डेट में और जो हमारे आरओए हैं, आई थिंक डेफिनेटली उन सारे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। और जो हमारे इन्वेस्टर हैं, आई थिंक वो सारे लोग हमारे जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है पीएनबी में, उससे फायदेमंद में रहेंगे सारे लोग। मतलब ऐसा है कि डिविडेंड इस बार जो दिया था, अब शेयर धारक उससे भी ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं? मैं अभी ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस बार जो हमने पर रुपीज जो शेयर दिया है, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 2 रुपीज के ऊपर हमने 1 रुपीज 50 पैसा दिया था, और इस साल हम 2 रुपीज के ऊपर 2 रुपीज 90 पैसा हम इस बार हम दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इस साल भी डबल कर दिया है डिविडेंड। तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रोथ स्टोरी हमारी अच्छी रहेगी। और जो बैंक के भीतर जो एनपीए मैनेजमेंट है, रिकवरी की जो एस्पेक्ट चल रही है, और कोर ग्रोथ जो हम रैम सेक्टर से देख रहे हैं, वो सारी मिलाकर अगर देखा जाए तो बैंक अच्छे पोजीशन में है और हम बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से। आपके बहुत सारे ग्राहक हैं जो कि चाहते हैं कि डिपॉजिट रेट ऐसे बने रहें, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके पास पार्क करते हैं। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? अब आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया। अमूमन सिनेरियो यही होता है कि बैंक पास ऑन करता है। आप इसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे कि ग्राहक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी रखना है, नए ग्राहक भी जोड़ने हैं, और साथ ही साथ रेट भी कॉम्पिटिटिव रखने? देखिए, सारी चीजें लिंक्ड है इन्फ्लेशन से, एंड इन्फ्लेशन सिनेरियो जब कम हो रहा है उसी को ध्यान में रख के आरबीआई ने भी अपना रेट कट किया है और लिक्विडिटी बैंक के सिस्टम में लाई है। तो मेरा मानना है कि डिपॉजिट रेट भी टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन से भी गाइडेड होता है। तो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के आई थिंक जो मार्जिन पहले थी उसके ऊपर हम भी काम करेंगे, और डेफिनेटली कुछ डिपॉजिट रेट के भीतर हम अल्को में डिसाइड करेंगे और देन हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमारी 30 जून को हमारी अल्को की मीटिंग होगी, देन ओनली हम इसके ऊपर फाइनल कॉल लेंगे कि कहाँ से कहाँ हमको डिपॉजिट में मूव करना है। जी, आप जैसे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके टेक ओवर करने के बाद कौन से सारे चेंजेस हम बैंक में देख सकते हैं, जो कि चाहे वो कॉस्ट इम्प्रूवमेंट पे हो, ब्रांच के बेहतर परफॉर्मेंस पे हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे हो, वहां पर बैंक क्या काम कर रहे हैं? देखिए, 2 एरियाज में हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिया है। एक कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। पीएनबी इतना बड़ा बैंक है और हमारे 18 करोड़ कस्टमर हैं, तो जब तक हम कस्टमर सर्विस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम अच्छी सुविधा और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर लिया है। और उसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएनबी ने इंट्रोड्यूस किया है क्यूआर बेस्ड कस्टमर फीडबैक अगेंस्ट द सर्विस विच द एम्प्लॉई जो दे रहे हैं उनको। सो पीएनबी के एमडी और सीईओ से खास चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी अंकुर, और इनफैक्ट बैंक
बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसीज पर भी फोकस है और इसके ठीक बाद लगातार हम आपके लिए सारे टेक्स लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट से करीब 1% तक के गेन्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं 110 के लेवल्स पर। नए मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंसेस क्या हैं, सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हुए। लेकिन चलिए अब 3 बज चुके हैं, मार्केट एट 3 का वक्त हो चुका है। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, खबरें सारी जो एक्सचेंजेस पर आई हैं वो सारी खबरों का एक्शन लेकर। आनंद बताइए मार्केट एट 3 में क्या है आज खास? जी आनंद बताइए क्या खबरें हैं आज एक्सचेंजेस पर? जी हाँ मानसी, जैसा कि हमें पता है कि आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई हैं। ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की है और इसका असर जो है कई सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज अच्छी खासी करीब 7% की तेज़ी दिख रही है हमें। आरबीएल बैंक भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में भी 2 से 3% की तेज़ी हमें देखने को आज मिल रही है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो शेयरों में मारुति सुजुकी में 3% का गेन दिख रहा है। अशोक लेलैंड भी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और M&M और हीरो मोटो में 1 से 2% की तेज़ी आज दिख रही है। इसके अलावा बात करें कि आज वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, रियल्टी सेक्टर में तेज़ी दिख रही है। तो रियल्टी सेक्टर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। एफ&ओ का टॉप गेनर भी बना हुआ है और यहाँ औसत से 18 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। पीएनबी हाउसिंग के शेयर में 3% की तेज़ी दिख रही है, औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। बजाज फिनसर्व में ब्लॉक डील हुई है, बजाज फिनसर्व में 2.5% तेज़ी है और यहाँ भी औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एक खबर है अशोका बिल्डकॉन पर। कंपनी को 1387 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है वो मोटर व्हीकल विभाग महाराष्ट्र से मिला है। शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अंत में बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट की। भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। पहले खरीदारी की राय थी लेकिन अब खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये का। इसी के चलते शेयर में 2 से 2.5% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो 3 बजे के ये सारे शेयर्स थे जिनमें आज एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया ये सारा एक्शन हमें बताने के लिए। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद पॉलिसी का असर जिन स्पेसेस पर दिखा है वो तो है ही, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो और साथ ही रियल एस्टेट। लेकिन इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, भारतीय हेक्साकॉम, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का जिक्र हमने आपके सामने किया था, 9 के नवरत्न की सूची में भी इसे ऐड किया था। और उसके ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट, खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। ये सारे स्टॉक्स हैं इस वक्त जिस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन फ्लेवर जो है क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद रेट सेंसिटिव काउंटर्स पर ही है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पंकज पांडे जी। पंकज जी, आपसे आपकी राय जरूर लेंगे, आपका एनालिसिस भी मार्केट पर जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं वापस से, तो बाजार अभी भी 25,000 के आसपास निफ्टी बना हुआ है। तेजी लगातार यहाँ पे बरकरार है और हम एक और सेक्टर है जहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, वो है मेटल। ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, टाटा स्टील देखिए, तमाम शेयर्स आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और हालांकि ये लिंक्ड भी है, अगर रियल एस्टेट में तेजी आती है, अगर वो सेक्टर रिवाइव करता है, वो सेक्टर आगे बढ़ता है तो उसका फायदा मेटल को तो मिलेगा ही। पंकज पांडे जी भी हमारे साथ। पंकज जी, मेटल सेक्टर को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर? तो देखिए, मेटल में ओवरऑल जो समस्या थी वो यही थी कि चाइनीज डंपिंग थोड़ी ज्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े सबड्यूड थे। जो इंपोर्ट थे वो 10 ईयर हाई पे थे। बट जो सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई उसके बाद में जो प्राइसिंग सिनेरियो कंपनीज का बेहतर होने लगा है एंड वॉल्यूम ग्रोथ है 8 से 9% है। तो डोमेस्टिक सिनेरियो अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है एंड लास्ट क्वार्टर में ज्यादा ये बेनिफिट निकल के आया नहीं। बट ओवरऑल Q1 से हमें उम्मीद है कि आपका करीब 3 से 4,000 रुपए एबिटा पर टन का इंप्रूवमेंट होना चाहिए स्टील प्लेयर्स में। एंड आई थिंक वो काफी बड़ा डेल्टा होगा, बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी का देखिए, टाटा स्टील करीब 12,000 कमाती है, अगर उनका एबिटा 3% 3,000 से बढ़ता है तो काफी बड़ा डेल्टा होगा। तो ओवरऑल मेटल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्राइस मूवमेंट ज्यादा कुछ खास आया नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे सरकार ने रेट कट्स किए हैं, डोमेस्टिक सिनेरियो और भी बेटर होगा
प्लस जो प्राइसिंग सिनेरियो जैसे मैंने हाईलाइट किया वो भी बेटर होने वाला है। तो Q1 ऑनवर्ड्स जो मेटल सेक्टर के नतीजे हैं वो मेरे हिसाब से काफी बेहतर होंगे एंड ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है, चाहे उसमें JSW स्टील हो या जिंदल स्टेनलेस स्टील हो या फिर आपके टाटा स्टील है या इवन सम ऑफ द अदर नेम्स लाइक NMDC भी ओवरऑल हमें ठीक लगता है। मेटल्स आपको लग रहा है कि Q1 के बाद से आगे की स्थिति यहाँ पे बेहतर आपको होती दिख रही है। मेटल से ही जुड़ा हुआ एक और है, आज चांदी में लगातार रिकॉर्ड रैली चल रही है घरेलू बाजार में। कल भी हमने नया रिकॉर्ड देखा, आज भी देखा। और चांदी का एक प्ले है हिंदुस्तान जिंक, सबसे बड़ा प्लेयर उत्पादक भी है भारत के हिसाब से देखे तो। क्या लग रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर और ओवरऑल चांदी को लेकर? सर, आपका नजरिया क्या बन रहा है? तो देखिए, चांदी में ओवरऑल ग्लोबली देखेंगे तो डेफिसिट बना हुआ है, आगे जाके भी उम्मीद है कि ये साल भी डेफिसिट रहेगा। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली एक लगता है कि आपको चांदी में अगेन 15 से 20% का मूव मिल सकता है। चांदी रिलेटिव टू गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, तो इसीलिए वो रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा गोल्ड के फेवर में ज्यादा था। मेरे हिसाब से वो शायद वो करेक्ट हो सकता है। हालांकि ग्लोबल डिमांड को लेकर कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी फैली हुई है। आई थिंक ओवरऑल इस सेगमेंट को अगर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से वेदांता एक बेहतर स्टॉक है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। प्लस कंपनी का जो एल्यूमिनियम बिजनेस है वो भी हमें उम्मीद लगती है, क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो एबिटा मार्जिन है वो बेहतर निकल के आएंगे एंड उसकी वजह से उनका जो डेट का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम होगा। तो दैट वे ये कंपनी हमें रिलेटिवली काफी अच्छी लगती है विद इन दी मेटल पैक, अगर सिल्वर के हिसाब से हमें प्ले करना है। मेटल को अगर प्ले करना है तो यहाँ पर आपको वेदांता जो वेल डाइवर्सिफाइड है यहाँ पर वो आपको बेहतर ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि चांदी को लेकर हम एक खास पेशकश भी लेकर आने वाले हैं शाम को 5:27 पे, जहां पर 360 डिग्री बातचीत करेंगे। चांदी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स होंगे और उनसे जानेंगे चांदी की ये रैली क्यों चल रही है, क्यों चांदी में की रैली कहां तक जाएगी, क्यों चांदी की जो आंधी है कहां तक लेकर जाएगी और चमक है वो गोल्ड की धीमी पड़ेगी और चांदी की भी आगे बढ़ने वाली है। ये तमाम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे 5:27 पे। चलिए, तो सिल्वर सुपर हिट। और हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो अगर आप देखें हर दिन हम लगातार देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में एक्शन और गोल्ड के भी मुकाबले सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आज कमोडिटी मार्केट जब खुले थे तब भी हमने देखा था कि चांदी की चाल में रिकॉर्ड स्तर नजर आए थे। 950 रुपये प्रति किलो के साथ शुरुआत होती हुई और 1,05,000 के लेवल्स 878 रुपये की मजबूती आज देखने को मिली है। और गोल्ड भी 400 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर। तो प्रेशस मेटल्स में अच्छा खासा एक्शन है। प्रेशस मेटल्स के साथ साथ इस वक्त अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और साथ ही ज्वेलरी काउंटर्स का भी एक्शन। लेकिन एक और स्पेस यहाँ पर कनेक्टिंग हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर में करीब 1.25% की तेजी के साथ आज के सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स और 2.5% के गेंस के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए, और साथ ही वेदांता पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। स्लो एंड इवेंचुअल साइडवेज मोमेंटम ज़रूर दिखाता है और आज के सत्र में करीब 2-2.5% की तेज़ी यहाँ पर भी है। राजेश जी, इन काउंटर्स पर आपका टेक जानना चाहेंगे। तो देखिए, पूरे मेटल और सिल्वर रिलेटेड जो काउंटर है वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना। हिंदुस्तान जिंक का अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, स्पेशली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। और जिस तरीके से अब ये स्टॉक ने एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया है, ये क्लियरली दिखाता है कि अब जब तक ये स्टॉक 475 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे माइनर डिप में वापस बाइंग इंटरेस्ट बनता रहेगा एंड देन पॉसिबली स्टॉक नेक्स्ट रैली में 530 की तरफ, 530-35 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वही हमें लगता है कि मेटल एज ए पैक में भी एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है। बीट, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारी स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कई हफ्तों से होते हुए देखने को मिला है और यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो व्यू हमारा यहाँ पे बुलिश है। हिंदुस्तान जिंक हमारी पहली चॉइस होगी। दूसरा स्टॉक जो
हमें पसंद आ रहा है। मेटल स्पेस से टेक्निकल जो फ्रेश ब्रेकआउट बने उसमें हमें लगता है यहाँ पे हिंद कॉपर को भी फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे अब ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, तो ये भी एक कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। और हमें लगता है जब अभी ये स्टॉक अगर 250 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसकी ये रैली 270 280 की तरफ बढ़ सकती है। एंड एनएमडीसी को भी यहाँ पे नजर में रखा जा सकता है। एनएमडीसी में भी देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन का ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक का कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है वीकली चार्ट पे। तो हमें और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है स्टॉक। हमें लगता है एनएमडीसी भी यहाँ से एक रैली कंटिन्यू कर सकता है टुवर्ड्स 78 की तरफ। तो एनएमडीसी में भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 69। ठीक है, तो चलिए सिल्वर रिलेटेड काउंटर्स, मेटल और पैक इन सारे स्टॉक्स पर एक राय। अच्छा खासा एक्शन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इस स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी मजबूती शाइन जो है बरकरार। लेकिन डिफेंस क्षेत्र की थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी, उस पर फंडामेंटल टेक भी लिया था। डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट में लगातार कई सारे नए आयाम हम देख रहे हैं और सरकार लगातार फोकस कर रही है इस सेक्टर के डेवलपमेंट, इस सेक्टर के विकास को लेकर। डिफेंस सेक्टर के लिए ही एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, बताइए डिफेंस सेक्टर से जुड़ी क्या नई ताज़ा खबर है हमारे पास? देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को मंजूरी दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन प्रस्तावों पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसमें 2 से 3 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ऐसे प्रस्तावों पर काम करने की शुरुआत कर चुका है, जिसमें कुछ राज्यों में न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की मंजूरी दी जाएगी। शुरुआती प्रस्तावों के हिसाब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम जैसे जो राज्य हैं उनके प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए। और उस दिशा में देखें तो नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की भूमिका काफ़ी अहम साबित हो सकती है। अभी देश में 2 नोटिफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जिसमें एक तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। अब कई राज्य ये चाहते हैं कि उनके यहाँ भी डिफेंस कॉरिडोर्स बने और उन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। तमाम तरह के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कंपनीज़ को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और तमाम तरह की इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जिसमें मिसाइल सिस्टम्स, ईवीज़, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ड्रोन्स, रेडार सिस्टम जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार अगले 4 सालों के दौरान डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करना चाहती है। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। उसको कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम साबित हो सकती है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत ज़रूरी जानकारी, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए इस वक्त डिफेंस कॉरिडोर और डेवलपमेंट पर लगातार फोकस किया जा रहा है और इस पर लगातार सरकार फोकस कर रही है और नए डेवलपमेंट्स जो हैं आने वाले दिनों में नज़र ज़रूर आ सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कवायद है। इस कवायद में काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर पंकज जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद बैंक्स एंड एनबीएफसीज फोकस रेडार पर है, लेकिन चुनिंदा बैंक्स अगर आप देखेंगे, येस बैंक की अगर बात करें, पिछले दिनों बड़े ब्लॉक्स की खबर आई। एक समय था जब 7.5% अचानक से स्टॉक में रनअप देखने को मिला, फिर अगले ही दिन 7.5% तक की गिरावट भी नजर आई और बोर्ड की तरफ से अप्रूवल्स भी आते हुए दिखे हैं, करीब 7,500 करोड़ के फंड रेज के। इन अ वे इस स्टॉक में काफ़ी हलचल हो रही है, आपका टेक क्या होगा? तो देखिए, येस बैंक में स्पेसिफिक तो हमारा कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आरबीआई ने लार्जली जितने भी उनके पॉलिसी लीवर्स हैं उनको फ्रंट लोड कर दिया है। एंड ये पॉलिसी स्पेसिफिकली हमें लगता है कि एनबीएफसीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। एंड अगेन एनबीएफसीज में भी काफी सारे सेगमेंट हैं, जैसे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग में आधार हाउसिंग फाइनेंस है या कैनफिन होम्स है, वो पसंद है। आई थिंक व्हीकल फाइनेंस में टिपिकली जो लोन्स होते हैं वो फिक्स रेट पे दिए जाते हैं, जो बोरोइंग होती है वो फ्लोटिंग बेसिस पे होती है, तो वहां पे एक मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस हैं, तो जिसमें श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंस निकल के आता है।
गोल्ड फाइनेंशियल में क्योंकि सरकार ने लोन टू वैल्यू रेशियो चेंज कर दिया, 85% कर दिया, तो मुथूट एंड मन्नापुरम अगेन मेरे हिसाब से बेनिफिशियरी हैं। एंड क्योंकि ओवरऑल रेट कट हो रहा है तो कंजम्पशन को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगी। तो अगेन आप कंपनीज जो आ जाती हैं उसमें एक बजाज फाइनेंस आ जाती है और एक SBI कार्ड आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी है वो बैंक्स के लिए नेगेटिव नहीं है, बट इन जनरल ये NBFCs के लिए काफी पॉजिटिव है। एंड बैंक्स के लिए क्योंकि CRR कट किया गया है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन का प्रेशर एक्सपेक्टेड था बैंक्स पे वो थोड़ा कम होगा। सो इन जनरल ओवरऑल काफी बेनिफिशियल है पॉलिसी मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। चलिए, NBFCs में अच्छा खासा एक्शन है। इन जनरल पॉलिसी मूव बैंक्स फाइनेंशियल्स दोनों के लिए, NBFCs के लिए भी काफ़ी सकारात्मक साबित होते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें। मिनट बचे हैं मार्केट क्लोज को, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन एक बड़ा इवेंट के बाद मजबूती के दम पर बाजार। REC PFC के चार्ट्स को एक बार क्विकली देख लेते हैं। अच्छी मजबूती के साथ इन स्टॉक्स में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। राजेश जी, 3% के गेन्स हैं PFC के चार्ट्स में, और REC भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 3%, 425 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। क्या राय होगी? एट डेज हाई, ऑलमोस्ट एट डेज हाई दोनों स्टॉक्स इस वक्त कामकाज कर रहे हैं। के दौर से गुजरने के बाद ये दोनों ही स्टॉक्स में हमने देखा कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। लोअर अगर नियर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में आज का मूव के बाद हमें लगता है कि अब PFC अगर 415 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे मूव बन सकता है हायर साइड का टुवर्ड्स 435 की तरफ। और सिमिलर स्ट्रक्चर देखें तो REC का भी सिमिलर ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी एक नैरो प्राइस रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है यहाँ पे 408 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे भी 425 की तरफ तेजी आते हुए दिख सकती है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए, ये राय REC PFC पर स्ट्रॉन्गर चार्ट से और स्ट्रेंथ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। लेकिन हफ्ते भर कैसा रहा बाजार का हाल, ये समझना बेहद ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि शुक्रवार का सेशन है और ये पूरा का पूरा हफ्ता जो है काफ़ी पावर पैक्ड, काफ़ी एक्शन पैक्ड देखने को मिला। हर दिन चाहे बाजार की चाल वॉलेटाइल भी हो, इंडेक्स वाइज भी अगर वॉलेटिलिटी हो, बावजूद इसके मार्केट ने एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दी। कभी सेक्टोरल टर्निंग नजर आई, कभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला, और आज के सत्र तो इनफैक्ट हर तरफ से, हर लिहाज से मार्केट में एक्शन था। इंडेक्स वाइज भी तेजी देखने को मिली, स्टॉक वाइज भी मजबूती, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल काफ़ी दमदार देखने को मिली। लेकिन पूरे हफ्ते का लेखा जोखा अगर समझने की कोशिश करेंगे, लगातार 2 हफ्तों की कमजोरी को पछाड़ते हुए निफ्टी ने इस हफ्ते काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, काफ़ी मजबूती दिखाई है। बैंक्स, NBFCs और रियल एस्टेट पॉकेट काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस तेज़ी में, और निफ्टी मेजर्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। श्रीराम फाइनेंस में काफ़ी बढ़िया मजबूती देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। लगातार 2 हफ्तों की तेजी कोचिन शिपयार्ड, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में देखने को मिली, और मिड कैप के टॉप मोमेंटम वाले स्टॉक्स की लिस्ट में ये दोनों शेयर्स शिप बिल्डिंग स्पेस ने बढ़िया एक्शन दिखाया। शिप बिल्डिंग स्पेस में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स फ्लेवर में रहे और काफ़ी हद तक बढ़िया एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर वीक देखने को मिला। और रियल एस्टेट सेक्टर में प्रेस्टीज एस्टेट हमारी खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा बनी, और उसके बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन हर दिन मूव देखने को मिले। करीब 5% की तेजी के साथ इस वक्त भी क्लोजिंग दिखाने की तैयारी में। स्मॉल कैप ने भी एडवांसमेंट दिखाया, लगातार 4th कॉन्सिक्यूटिव वीक थे। और स्मॉल कैप स्पेस में अगर सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े हुए स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा एक्शन था। अगेन स्मॉल कैप छोटी मेजॉरिटी रियल एस्टेट प्लेयर्स में भी अच्छी खासी मजबूती थी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस स्मॉल कैप में लीड करता हुआ, और CDSL एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन था, और ये एक्शन आज क्लोजिंग के दरमियान भी बिल्कुल जारी देखने को मिला। CDSL कैम्स, BSE लिमिटेड के स्टॉक पर लगातार नजर रही, क्योंकि हर दिन हमने देखा BSE लिमिटेड की चार्ट्स में अच्छे खासे मजबूती के बीच आज के सत्र में ब्रीदर जरूर लिया। आज तो क्रेडिट पॉलिसी का ही पूरा का पूरा एक्शन था। क्रेडिट पॉलिसी से कह सकते हैं रेट सेंसिटिव प्लेयर्स और रेट सेंसिटिव काउंटर्स में मजबूती का एक्शन था। लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने देखा एक्सचेंज एंसिलरी और डिफेंस का खेमा काफी अच्छा चल पड़ा था। आज के सत्र की अगर बात करेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट हीरो कहे जाएंगे। अच्छा खासा एक्शन हर सेक्टर, हर पॉकेट में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे आगे बैंक, रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्मर, और सिर्फ
आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर कोई है तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। जबरदस्त एक्शन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, शोभा, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती के बीच कामकाज। मेटल्स की शाइन आज काफी अच्छी देखने को मिली। चांदी में हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे कमोडिटी मार्केट में और इवेंचुअल इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में भी रिलेटेड सेक्टर्स में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दिखाते हुए एडवांसेस का पलड़ा भारी, मार्केट की ब्रेथ जो है पॉजिटिव। 56,576 के लेवल्स पर 800 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में जबरदस्त बढ़िया तेजी पर क्लोजिंग होती हुई 25,000 के पार 250 अंकों की मजबूती निफ्टी में आज देखने को मिली है। सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन भी ऐसा ही, 750 अंकों की तेजी सेंसेक्स में और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी जो है वो बिल्कुल कायम है। तो आज की तेजी का पूरा श्रेय जाता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को। जी हां, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% और ये तोहफा जो है मार्केट को काफी अच्छा लगा आरबीआई की तरफ से और इसका सीधा असर बैंक्स फाइनेंशियल्स पर उससे भी पहले रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिला। और बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग हफ्ते की पूरी शुरुआत से लेकर अब तक की अगर बात करें काफी इंटरेस्टिंग था ये वीक, काफी एक्शन पैक रहा। एंटायर वीक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखी और फ्राइडे का सेशन सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। आज का सेशन काफी बढ़िया था। चलिए इसी के साथ आज हमारी क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल सेगमेंट्स लेकर लगातार हम आपके लिए आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।